लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ जी, याद है कि नहीं है? 1 मीटर की डायमेंशन वाला अगर आप एक क्यूब बनाते हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। समझ में आ गया? तो अब उसने कहा है, इस क्वेश्चन में फर्दर कहा जा रहा है, water for a factory is stored in a hemispherical tank whose internal radius is 14. The tank contains 50 kiloliters of water. अब इस टैंक से इस टैंक में पानी भरा जा रहा है, डायमीटर दी हुई है, इसमें 50 किलोलीटर पानी ऑलरेडी है, पानी और भर रहे हो, तो बताओ कितना पानी और भरोगे? ठीक है, तो मैं लिखूंगी वाटर टू बी फिल्ड, ऑलरेडी इतना पानी है जो कि है 50 किलोलीटर, और इसमें भरना है, तो वो जो भरना है वो कितना भरना है, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? वाटर टू बी फिल्ड, वाटर टू बी पंप्ड इन द टैंक इज इक्वल टू, क्या होगा? क्या लगता है कितना पानी भरना है हमें? ये तो ये कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल वॉल्यूम किसका? हेमिस्फीयर, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वाटर ऑलरेडी इनसाइड। पानी कितना है? 50 किलोलीटर माइनस 50 किलोलीटर। अब 1000 लीटर्स होता है 1 क्यूबिक मीटर के, तो अब 1 किलोलीटर किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर। तो इसका मतलब ये मेरे पास 1 किलोलीटर पानी का ही कन्वर्जन है कि 1 किलोलीटर 1 क्यूबिक मीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब यहां पर जो मुझे किलोलीटर दिया हुआ है उसकी जगह मैं क्यूबिक मीटर लिख सकती हूँ, आपस में कन्वर्ट हो गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r³ -50 करना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2/3, 22/7, नथिंग इज मेंशन, एंड प्लस आई कैन सी द डायमीटर ऑफ 14, तो मैं क्या करूंगी? 7 × 7 × 7 -50। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये टेस्ट में 2-3 बार क्वेश्चन दे चुकी हूँ, याद है कि नहीं आप? राइट, तो ये आ जाएगा 2/3 × 22 × 49 -50। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। मैं कह रही हूँ आंसर याद हो गया था इसके बाद तो। हाँ गौतम, डाउट्स बताओ अपने। हाँ एक बार उसको भी पूछने दे। हाँ जी बोल। ठीक है, डोंट लेट मी वेट, एक के बाद एक क्वेश्चन बताते जाओ। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर, चलो बच्चों बुक निकालो, एक्सरसाइज 7.3। डाउट सेशन में ये चेक किया करो हमें वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा सॉरी। चलो सब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करो, पेज नंबर 128। अब ये रैंडम रिवीजन जो होती है ना, क्या तो बैठ जाओ। पेज नंबर 128 of exercise 7.3, question number 1. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. फिगर मुझे दी हुई है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए दिए गए हैं, और जहां ये वर्ड मेंशन कर दिया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, मान लेना आपने कहीं ना कहीं क्या यूज करना है? एंगल्स ऑपोजिट, ठीक है? ऑन द सेम बेस BD BC, और ये ऐसे दो ट्रायंगल्स बने हैं, ये है A और यहाँ पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है D। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, AD को एक्सटेंड किया और वो इंटरसेक्ट हुआ BC एट पॉइंट P। हाँ जी।
ठीक है, तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो ये सारा कुछ दिया हुआ है, उसने कहा है ट्रायंगल, स्टेप बाय स्टेप चलो, क्या प्रूव कर सकते हो, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। एबीडी देखो और एसीडी, कौन बताएगा? आपको टाइमिंग में कंफ्यूजन थी आज? वो तो बच्चे 4:30 का ही था बच्चे, और क्या था? रेगुलर क्लास है, आज तो सैटरडे है, संडे का टाइम कंफ्यूजन में होता है, ठीक है ना, वो मैं अपनी कन्वीनियंस बुला लेती हूँ, अदरवाइज वीकडे का टाइम ना आपका वही होगा हमेशा, राइट? कभी भी कंफ्यूजन नहीं, और कभी होता है ना बच्चे, मुझे फोन कर लिया कर, या आपस में फ्रेंड से पूछो। चल कोई बात नहीं। मैं ना एक्चुअली जब क्लास में थी तो लास्ट क्लास में मैंने बाय चांस मैसेज चेक किया तुम्हारा, अभी है ना, मैसेज, मैंने एकदम से कंफ्यूज हो गई। चलो अब मुझे करना क्या चाहिए, सी हमारे पास ये ट्रायंगल दिए हुए दो, ये वाले दो ट्रायंगल है, मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट करना है ना? कॉन्ग्रुएंसी में आई विल नीड टू साइड्स, थ्री साइड्स, एंगल्स, वही सब चाहिए। अब बताओ गौतम, कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? हाँ 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 हाँ, हो गया ना प्रूफ? अब ठीक है, हाँ जी, सबको समझ में आ गया ये? साइन भी समझ में आया, ये तो इजी है प्रूव करना, राइट? अब जो मुश्किल लगते हैं वो सिर्फ सर्कल्स में आती है, यहां तक ना आते आते आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है, बाकी सब आइसोस ट्रायंगल्स में कोई डाउट आता है यूजुअली? अब तो इजी लगता है सबको। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रायंगल एबीपी। अब रिविजन समझ में आ गई कैसे होगा? इज सिमिलर, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। भगवान, ट्रायंगल एबीपी, ये रहा एबीपी हमारा, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है टू एसीपी, कैसे करेंगे? हम्म, कैसे? किसने कहा? हंसने वाली क्या बात है? ए बी इक्वल्स टू ए सी, किसने कहा? किसने कहा है परपेंडिकुलर? फिर आपका अगर ये एंगल आप लेकर चल रहे हो, वो कैसे लिया हमने? सीपीसीटी। अब देखो तुम जो भी ये चीज ले रहे हो, तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर क्यों है, गिवन है, कहीं प्रूफ किया है, लग रहा है, लगने को ना कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इस लगने को हम कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लेंगे। ये हमारी दो साइड इक्वल थी, ये थी, पिछले वाले क्वेश्चन में आप प्रूव करके आए हो कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? इक्वल, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, सीपी। अब नेक्स्ट वाले में एबीपी में और एसीपी में आई विल राइट ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और बेटर स्टिल आई विल राइट एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। इसका रीजन क्या होगा? प्रूव्ड अबव। और फिर AP इज इक्वल टू AP कॉमन, तो ट्रायंगल्स कौन सी कंडीशन के साथ कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। बच्चे पर उससे हमारा रूल नहीं बनता, एक एंगल, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं हुआ। SSA हम सिर्फ RHS में लगाते हैं और किसी में नहीं। प्लस फिर तुम्हें BP और CP को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, वो कैसे करोगे वो बात की बात होती है, पर हमने एंगल ये 2 ले लिए तो इसलिए, राइट? अब है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, तुमने इसको तो प्रूव कर दिया। अब जब तुमने AP और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तुम वहां से ले लोगे BP इज इक्वल टू CP, और ये छोटे वाले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है, और P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आ गया? लिखो इस चीज को। थर्ड पॉइंट के लिए पहले मैं प्रूव करूंगी BP इक्वल टू CP बाय CPCT, फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम कैसे करेंगे? BD एंड CD इक्वल, BP इज इक्वल टू
CP proved above, DP is equal to DP common. तो triangle BDP is congruent to triangle CDP, या ये एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए CPCT, और ये होते हैं SSS के साथ। समझ में आ गया? जब आप क्वेश्चन को, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो सूरज? लिखो, समझने के बाद नहीं बेटे, लिखना साथ साथ है, या टाइम लो और लिखो इस चीज को। समझ में आ गया? क्लास प्रैक्टिस यही होती है। प्लीज डोंट मिस राइटिंग योर मैथ्स की कोई भी क्वेश्चन है, डोंट मिस राइटिंग। ये आपका जो चैनल होता है ना दिमाग तक का, ये पेन से ही जाता है, आपके हाथों से ही जाता है, नहीं लिखोगे नहीं दिमाग में जाएगा। समझ में आ गया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल जो हमारा एपी है, इट बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल पी। ठीक है, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि इससे एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब आपने प्रूव कर दिया ये वाले दो एंगल्स इक्वल है, पी मिड पॉइंट भी प्रूव कर दिया, लीनियर पेयर भी है हमारे पास। फिर समझ में आ गया? प्रूव कर दोगे ये? समझ में आ गया? लिखो फटाफट से इसको। इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी proved above, right? Therefore angle APB is equal to angle APC CPCT. ऐसे ही BP is equal to CP. Also angle APB plus angle APC is equal to 180 डिग्री। तो ये भी x है, ये भी x ले लिया, x प्लस एक्स इज 180 डिग्री, या x की वैल्यू क्या आ गई 90। तो इन दोनों के बिहाफ पर हम कह रहे हैं कि AP इज द, देयरफॉर बस इसमें लिखना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आ गया? किसी डाउट? अच्छा, और बताओ, तुम बताओ कौन सा, उसी का? अच्छा, मतलब वर्कशीट सॉल्व किया घर जाके? हाँ, तो कल का लेक्चर थोड़ा सा काम आ गया, हाँ कि नहीं? अगर आपके पास फोन है तो कल मैंने एक ना पिक्चर्स आपके साथ शेयर की थी, PDF फाइल। 69 इसका चैप्टर 13 का ही ना। अ कोनिकल टेंट, ये भी एग्जाम्पल का ही था। अ कोनिकल टेंट इज 9 मीटर हाई, रेडियस ऑफ बेस इज 12 मीटर्स। हाँ जी, प्लीज इस क्वेश्चन को, अगर आप, मैं शेयर ही कर रही हूँ, ये ना फिर से आपको करवाया ही हुआ है। इसमें साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो? यस मैम। ओके, डाउनलोड कितना है मेरा? A conical tent is 9 meter high and the radius of this base of its base is 12 meters. तो पहले तो इसमें क्या ड्रॉ करना चाहिए हमें? कोन बनाओ, है ना? कोन की शेप की फिगर बनाएंगे, और अगर कोन है तो उसकी एक रेडियस होती है, उसकी एक हाइट होती है और एक स्लैंट हाइट होती है। तो रेडियस मुझे दी हुई है 12 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर। Radius is given as 12 meters, height is 9 meters. Right? This is center O. अब उसके बाद उसने कहा है what is the cost of canvas required? पहली बात तो पूछो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुझे निकालना क्या है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम। कॉस्ट ऑफ कैनवस का है, कैनवस का मतलब क्या हुआ, इसका बाहर का सरफेस। so I need to find the curved surface area of the conical tent. फिर इसका फॉर्मूला लिख दो, पाई आर एल। फिर पूछो मुझे पाई पता है? हाँ जी बिल्कुल पता है, कांस्टेंट है। आई विल यूज आइदर 3.14 और 22/7 एज द केस में बी। ठीक है,
तो मैंने इसे लिख दिया 22/7 क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। रेडियस मुझे पता है, हाँ जी बिल्कुल पता है 12। अब आते हैं स्लांट हाइट पे। तो हाउ विल आई फाइंड स्लांट हाइट? इसका फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है? स्लांट हाइट इज h² प्लस r²। हाइट कितनी है? 9 का स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 12 का स्क्वायर। तो इसको आपने यूज किया 81 प्लस 144, ये 225 बन गया, जो समझ में आ गया क्या होता है 15। तो आई विल यूज हाइट 15 मीटर हेयर और स्लांट हाइट हो जाएगी 15। अब ये कैलकुलेशंस हो गई। तो इतने स्क्वायर मीटर का कपड़ा आपको चाहिए। कपड़े की कॉस्ट क्या है? 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 10। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, कॉस्ट ऑफ कैनवस इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया सबको ये? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो? हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट? ठीक है, वो कहते हैं इस टेंट में ना आपने बंदे बिठाने हैं अंदर, जैसे बच्चे बैठे हैं ना रूम में, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन आई अकोमोडेट इन दिस रूम? अब चेयर मैं रखी हूँ, मैं 2 चेयर और ले आऊं फालतू, और मैं देखूं कि एडजस्ट हो सकती है, मैं 10 चेयर लेकर आऊं और मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूंगी, तो प्रैक्टिकली आप क्या देखोगे कि एक चेयर ने एक स्क्वायर जितना एरिया लिया है, तो क्या उतने स्क्वायर्स और इसमें निकल सकते हैं कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो वो कहते हैं कि अगर एक बंदा खड़ा होता है ना किसी टेंट में, तो उसको जो स्पेस चाहिए ग्राउंड पर, ऑफकोर्स वो ग्राउंड पे खड़ा होगा, हवा में थोड़ी ना उड़ रहा है, राइट? तो उसको स्पेस की जो हमें चाहिए ग्राउंड पर 2 स्क्वायर मीटर है। एंड एरिया जो उसको 2 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया चाहिए, जब वो खड़ा है यहाँ पर, तो उसको 2 स्क्वायर मीटर जितना एरिया चाहिए, राइट? एंड 15 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस टू ब्रीथ। जो हवा है उसकी उस पर्टिकुलर पोर्शन में या उस पर्टिकुलर एक सिस्टम में, उसको जो हमें ब्रीद इन के लिए हवा चाहिए या एयर चाहिए ताकि सफोकेशन ना हो, वो कितनी है? 15 क्यूबिक मीटर। तो जहां क्यूबिक मीटर है उससे क्या निकलता है? वॉल्यूम। और जहां पर स्क्वायर मीटर है उससे क्या निकलता है? एरिया। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि अगर इसके एरिया को निकालते हैं, कोनिकल टेंट के बेस एरिया को आप निकाल सकते हो। जो 2 स्क्वायर मीटर है वो यूज होगा एरिया में, और जो 15 क्यूबिक मीटर है वो यूज होगा वॉल्यूम में। तो मैं निकालती हूँ बेस एरिया। बेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा? πr²। तो 22/7, रेडियस इज 12 इंटू 12। मेरे पास बेस में इतना एरिया है, कितना? 22 इंटू 144/7। कैलकुलेशन करोगे फटाफट से बच्चे? 4, डिवाइड किया, सब ठीक है, देख लो, फिर भी चेक कर लो। 144, 22, 88, 8, 96, 9, and this will be 31, 3168/7। ठीक लगे? ठीक है, ये जमीन पे ना इतना एरिया मिल रहा है। एक बंदे को कितना एरिया चाहिए? बेस एरिया रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन, एरिया रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन कितना है? 2 स्क्वायर मीटर। तो ये 452 कितने लोगों को एडजस्ट कर सकता है? तो हम क्या करेंगे, 452/57 डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन स्टैंड ऑन द बेस विल बी अप्रोक्सीमेटली कितने आ जाएंगे? 226। पॉइंट्स को हम छोड़ सकते हैं कि 226 बंदे मैं यहाँ पर खड़ा कर सकती हूँ। अब आते हैं एयर के हिसाब से। तो पहले मैं निकालूंगी इसका वॉल्यूम क्या है टेंट का, कितना आ जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। So it will be equal to 1/3 22/7 12 into 12, और हाइट कितनी है? 9। एक बंदे को कितना चाहिए वॉल्यूम? 15 क्यूबिक मीटर। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए क्या मैं इसको 15 से डिवाइड कर दूं?
ठीक है, तो ये अपने पास आ गया नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्टैंड, तो इसको डिवाइड बाय 15 करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइड बाय 15। तो ये 3 3 और ये 5, और तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। 22 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 35। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया था 3168 ही आता है ना ये, डिवाइडेड बाय 35। 3168 को डिवाइड करोगे 35 से, तो 9 से जाएगा ये, 9 जा 315। तो ये आंसर आ जाएगा 18 0। अब पॉइंट में कुछ भी आए, आप वॉल्यूम के हिसाब से 90% एडजस्ट कर सकते हो, एरिया के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो 226%, और वॉल्यूम के हिसाब से 90। तो कौन सा नंबर लेके चलोगे? 90। कम वाले बंदों को एडजस्ट करोगे सो दैट एवरीबडी हैज अ स्पेस एरिया उनके पास है, लेग स्पेस जिसे हम कहते हैं वो है, प्लस सफोकेशन भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, और बताओ। इसके अलावा किसी को डाउट है? और हीरोन फॉर्मूला में 30th क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स एरिया इज चेंज्ड, वैसे लिख लो ये, हाउ मेनी टाइम्स एरिया इज चेंज्ड व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डबल्ड। लिखो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स एरिया इज चेंज्ड व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डबल्ड। अच्छा, कोई बता सकता है क्या होगा? एरिया की बात हो रही है। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों? अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इसलिए, अदरवाइज लॉजिक क्या होगा? एरिया जो होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, आपने हर एक साइड को स्क्वायर कर दिया। मान लो आपने कहा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। अब जब दूसरे वाले का जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें आपने क्या किया, एरिया को डबल, बेस को भी डबल कर दिया, ऑल्टीट्यूड भी डबल हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर था हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और यहाँ पर हो जाता है 2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो एरिया जो है वो क्या हो गया? 4 टाइम्स। 2 है तो 4, 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 टाइम्स है तो 9 हो जाएगा। साइड अगर 3 है तो इसको अब हम निकालेंगे कैसे? आपको आता है, हीरोन्स फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये वाला मत करना, ये कैसे है ये नहीं बताया गया क्योंकि ये 10th का क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमें क्या करना है? आपने कहा लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। सेमी पेरीमीटर क्या लिख लोगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, और दूसरी वाला ट्रायंगल जो ले रहे हो उसकी साइड्स हो जाएंगी 2A 2B 2C। तो इस केस में सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C डिवाइड बाय 2। तो A प्लस बी प्लस सी आ गया, जो इसका डबल हो गया। पहले सेमी पेरीमीटर क्या था? A प्लस बी प्लस सी बाय 2, अब क्या हो गया? A प्लस बी प्लस सी, तो ये 2S हो गया। अब हमारे पास है हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाने को, तो यहाँ लगाओगे एरिया S, S माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। यहां लगाते हैं एरिया 2S, 2S माइनस 2A, 2S माइनस 2B, 2S माइनस 2C। समझ में आ गया? ये मैं प्रूव कर रही हूं अब उस चीज को कैसे। अगर तो ये होगा एमसीक्यू का क्वेश्चन, डायरेक्टली स्क्वायर करना, एरिया कितना हो गया, वॉल्यूम क्यूब में होता है। अगर सिर्फ एक डायमेंशन, हेमिस्फीयर दिया हो, सर्कल दिया हो या ट्रायंगल दिया हो, ट्रायंगल में वॉल्यूम नहीं होता। अगर हर एक साइड को डबल कर देते हो ना, तो इसका मतलब एरिया 4 टाइम्स ही होगा। पेरीमीटर क्या होगा?
डबल लिखो, इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, if every side of a triangle is doubled, perimeter also gets doubled. पेरीमीटर सम ऑफ साइड है, हर एक साइड को डबल कर दिया, अब डबल वाली साइड्स को ऐड कर रहे हो, पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, डबल। जैसे 3 4 5 साइड ली, 6 8 10 हो गया, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 24 है, पेरीमीटर क्या हो जाता है, डबल। और एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स, एरिया होगा 4 टाइम्स। एग्जाम्पल के लिए ये याद कर लो, 3 4 5 याद करना आसान है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका डबल क्या, 6 8 10, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए ये याद कर लो। अब हेमिस्फीयर, क्योंकि वो 3D फिगर है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जहां एरिया है वो डबल ही होगा, ठीक है। एरिया जो है, अगर सॉरी अगर साइड हेमिस्फीयर में बात करें, ठीक है, अगर उसकी रेडियस पहले r थी, अब हो गई 2r, और हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस का काम होता है, तो जो अब इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स, और जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे वो क्या होगा, 2 का क्यूब 8 टाइम्स। समझ में आ गया। अगर आपने उसको 3 टाइम्स कर दिया, लिख लो इस चीज को, ये लो, ये तो मैं समझाती हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज इट ओनली हैज रेडियस, तो आपने रेडियस क्या लिखा, उसके बेसिस पर एरिया क्या बन जाता है, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, और उसके बेसिस पर वॉल्यूम क्या बन जाता है। ये सिर्फ हेमिस्फीयर पे एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें सिर्फ रेडियस होती है, ठीक है। अब रेडियस आपने कही है आर, आपने डबल कर दी, 2r कर दिया, समझ में आ गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, समझ में आ गया। रेडियस r का 2r हो गया, तो लेट मी राइट कर्व्ड सरफेस हियर, CSA और वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 टाइम्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 8 टाइम्स। अब मान लो रेडियस को आपने कर दिया 3r, तो कर्व सरफेस एरिया क्या करोगे, 3 स्क्वायर 9 टाइम्स, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो 3 क्यूब 27 टाइम्स, ठीक है। अब आते हैं, मान लो कोन, कोन में दो चीजें होती हैं, रेडियस